गुड मॉर्निंग बच्चों, I'm संजय भट्टागर दिस साइड एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स में संजय। आज मैं आप लोगों को सर्कुलर ऑफ इनकम के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे सर्कुलर ऑफ इनकम में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला ये आता है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे सीधा आपको हम बेसिकली इकोनॉमी में तीन पार्ट में तीन मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे डिवाइड करते हैं। पहला है प्रोडक्शन फेज, यहाँ पे हमारे को गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। फिर उसके बाद इनकम फेज आता है जहाँ पे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इनकम यहाँ जनरेट हुई है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है, और उसके बाद जो इनकम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है वो यहाँ पे स्पेंड की जाती है। तो इस तरीके से जो पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो कंप्लीट होता है। मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्रोडक्शन फेज में हमारे को चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल एंड चौथा है एंटरप्रेन्योर। भाई सीधी सी बात है कि किसी भी काम को करने के लिए प्रोडक्टिव एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए हमारे को इन चार फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। जब ये चार फैक्टर्स काम करते हैं तो किसी भी गुड का प्रोडक्शन होता है। सपोज हम एज्यूम करते हैं कि हमने इकोनॉमी में 100 रुपये की गुड का प्रोडक्शन करा, तो ये यहाँ पे प्रोडक्शन फेज पे हमने इतना पैसा जनरेट करा, इतनी वैल्यू की गुड को हमने प्रोड्यूस करा। अब आता है इनकम फेज। जो लैंड है उसको जो भी यहाँ पे इनकम जनरेट हुई है वो इनकम फेज में ये पैसा इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन दे हैव मेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे जैसे इनकम फेज में लैंड का मतलब है लैंड ओनर को मिलेगा यहाँ पे रेंट, लेबर को यहाँ पे मिलेगा वेजेस, कैपिटल को यहाँ पे मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे मिलता है प्रॉफिट। तो सपोज जो 100 रुपये यहाँ पे जनरेट हुए थे, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सपोज मैं एज्यूम करता हूँ कि चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने बराबर का कंट्रीब्यूशन करा, तो मतलब 100 में से हमारे से 25 रुपये यहाँ चले गए, 25 रुपये यहाँ चले गए, 25 रुपये यहाँ चले गए और 25 रुपये यहाँ आ गए। तो इस तरीके से इनकम फेज में ये जो पैसा पूरे का पूरा जो पैसा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पैसा आ गया। अब उसके बाद वो क्या करेंगे, वो खर्च करेंगे। तो वो खर्च कहाँ से करेंगे, जो भी ये गुड्स प्रोड्यूस हुई थी उस पर हम मतलब पहले पैसा यहाँ से ऐसे गया, उसके बाद अब ये पैसा एक्सपेंडिचर फेज पे खर्च होगा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इन्होंने जो भी पैसा कमाया था अब वो खर्च करेंगे। तो एक्सपेंडिचर फेज में जब पैसा खर्च होता है तो वो पैसा वापस से घूम के प्रोडक्शन फेज में आता है। भाई जितने भी गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होती है हम उन गुड्स को खरीद रहे हैं। तो एक तरह से जो पूरा पैसा यहाँ जनरेट होता है, यहाँ पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ इनकम फेज में अमंग्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर फेज में पैसा खर्च हो गया, तो पैसा घूम के यहाँ पहुँच गया। सो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, सर्कुलर फेज ऑफ इनकम refers to the generation of income in the production phase, distribution of income in the income phase, and expenditure of the income in the form of consumption expenditure on goods and services produced in the expenditure phase, and that is how the whole circular flow of income is completed. आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मनी फ्लो। मनी फ्लो मैंने आपको अगेन बताया था कि हम दो सेक्टर की बात करते हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। भाई जो यहाँ पे सिर्फ पैसे के मूवमेंट की बात हो रही है। जो हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को दी थी, फर्म्स उनके बदले में पे करेगा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, जो होती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में। पैसा फर्म से इन चारों फॉर्म में घूम के हाउस होल्ड के पास आता है, और हाउस होल्ड के पास से पैसा आता है तो उन्होंने जो रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी थी वो पैसा खर्च करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और पैसा घूम के वापस से फर्म्स के पास चला जाएगा। इसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, इसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सर्कुलर फ्लो में ही। सर्कुलर फ्लो को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है रियल फ्लो, एक है मनी फ्लो। रियल फ्लो बेसिकली होता है, सपोज हमारी इकोनॉमी में दो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म। आपके सिलेबस में हम सिर्फ दो सेक्टर की इकोनॉमी को लेकर चलते हैं,
तो हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी। फैक्टर सर्विसेज का मतलब है कि जितने भी लैंड ओनर है या लेबर है, कैपिटल ओनर है या एंटरप्रेन्योर है, ये यहाँ का पार्ट माने जाते हैं। तो इन्होंने सर्विसेज दी फर्म्स को, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ने, और फर्म्स ने इन सर्विसेज को यूज़ करा और इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जो वापस से हाउस होल्ड के पास चली गई। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मनी का कहीं पर भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया, इसलिए इसको बोलते हैं रियल फ्लो। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म्स को इन द फॉर्म ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी जो वापस से हाउस होल्ड के पास चली गई। इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। किसी भी इकोनॉमिक की एक्चुअल ग्रोथ को मेजर करने के लिए इस फ्लो का इम्प्रूवमेंट या मैग्नीट्यूड अगर बढ़ता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। हेलो बच्चों, आई एम संजय भटनागर दिस साइड एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस। हम बेसिकली जब भी, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि हम जब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम उसको हमेशा टैबुलर फॉर्म में करेंगे, पॉइंट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं करना। टीचर्स और बोर्ड उस चीज़ को पसंद नहीं करते। ऑल द टीचर्स इन ऑल द स्कूल्स बेसिकली रिकमेंड प्रेजेंटिंग द डिफरेंसेस इन टैबुलर फॉर्म। सो इसका जो सबसे पहला डिफरेंस है, आपको बेसिकली बेसिस पे फोकस करना है। इसका जो सबसे पहला डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। रियल फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होता है उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं। यहाँ पे मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो मनी फ्लो होता है उसमें बेसिकली मनी का मूवमेंट होता है। जब फर्म्स हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स करती हैं और हाउस होल्ड जब पैसा, जो भी पैसा आता है, इट स्पेंड्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो वो यहाँ पर काउंट होगा। अगला पार्ट है यहाँ पे जो एक्सचेंज है, रियल फ्लो में जो एक्सचेंज, काइंड ऑफ एक्सचेंज है वो है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है मनी का। यहाँ पे पैसे का एक्सचेंज हो रहा है। जब मनी फ्लो की बात करते हैं, डिफिकल्टीज इन एक्सचेंज, भाई रियल फ्लो में बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है वो आती है। बार्टर सिस्टम आपको पता होगा कि जब हम गुड्स के बदले में गुड्स खरीदते हैं तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कितने के बदले में हमें कितनी गुड्स वापस करनी है, क्या जब हम परचेज करें तो हमें कैसा एक्सचेंज करना है। लेकिन मनी फ्लो में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप कोई भी टाइप की चीज़ खरीद सकते हो एंड यू कैन ईजिली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दैट थिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। चाहे वो थोड़ी क्वांटिटी की चीज़ हो, ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़, आप पैसों में उसको डिफाइन कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आती जब हम मनी फ्लो की बात करते हैं। हम रियल फ्लो का एक ऑल्टरनेटिव नेम होता है जिसको बोलते हैं फिजिकल फ्लो, लेकिन मनी फ्लो का एक ऑल्टरनेटिव नेम होता है इसको बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। आपको हमेशा डिफरेंसेस पॉइंट्स की फॉर्म में देने हैं। यहाँ पे 4 बेसिस है। क्वेश्चन जनरली 3 मार्क का रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। आप कोशिश ये करिएगा कि आप कम से कम 4 पॉइंट्स लिखें, सो दैट कहीं मार्क्स कटे ना, आपको पूरे मार्क्स। बेटा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस। स्टॉक बेसिकली में जब भी आपको कोई डिफरेंस पूछा जाता है तो आपको हमेशा टैबुलर फॉर्म में आपको टेबल बना के उसका डिफरेंस बताना है। सीबीएसई कभी भी अगर आप पॉइंट्स में डिफरेंस बताएंगे तो सीबीएसई उसमें आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा। जितने भी स्कूलों में मेनली टीचर्स होती हैं वो आपको टैबुलर तरीके से डिफरेंसेस बताने के लिए बोलेंगी। तो इसका जो सबसे पहला डिफरेंस है स्टॉक एंड फ्लो का, इसका मीनिंग होता है, स्टॉक का मीनिंग होता है मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी चीज़ जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर की जाती है उसको हम बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। और कोई भी चीज़ जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर की जाती है उसको हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है पॉपुलेशन एज ऑन 31 मार्च 2020। 2020 में 31 मार्च को हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है बिकॉज हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम पूरे साल की बात करें कि इस पूरे साल में कितना बच्चों ने जन्म लिया। जो दूसरा डिफरेंस है वो है टाइम डायमेंशन। स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं होती, मतलब इस टाइम से लेके इस टाइम तक का कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टॉक में हम हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। इस दिन पर, इस टाइम मेरे जेब में कितने पैसे हैं, इस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी है, इस टाइम पर बैंक में पैसा कितना है, ये सारा का सारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे
टाइम डायमेंशन नहीं होता। टाइम डायमेंशन का मतलब है एक पॉइंट से दूसरे टाइम तक। फ्लो में हमेशा टाइम डायमेंशन होता है। जैसे कि मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020 का मतलब है कि 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक कितने बच्चों ने जन्म लिया। तो यहाँ पे एक पीरियड से लेके दूसरे पीरियड तक का टाइम आ रहा है पूरा, तो इसलिए हम इसको फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है। अगला है नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। ये एक ठहरा हुआ कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक का मतलब है ठहरा हुआ, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। ये होता है डायनामिक। डायनामिक का मतलब है लगातार चेंज हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट डायनामिक है, क्योंकि पूरे साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया, तो ये फिगर वेरी करेगा, ठीक है, और लगातार चेंज हो रहा है, लगातार ये बढ़ता जा रहा है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक दिन की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020 एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे साल की बात कर रहे हैं। आपको हमेशा जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो हमेशा आपको टैबुलर फॉर्म में प्रॉपर टेबल बना के आपको बहुत सफाई से आपको वहाँ पर एग्जाम में बनाना है। ऐसे करके पूरा आपको टेबल बना के एंड देन आपको डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं बन सकता है। आपको जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से टेबल बना के आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। अगर ये 3 मार्क का है तो कम से कम 3 पॉइंट्स जरूर लिखिएगा, कम से कम 3 पॉइंट्स। हो सके तो 1 पॉइंट ज़्यादा लिखिए कि आपके मार्क्स ना कटें।